हेलो एस्पिरेंट, आज है 24 नवंबर और दिन है शुक्रवार। और आज के टॉपिक में सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि उत्तरकाशी में कुछ घंटे के लिए आई बाधा दूर सुरंग में खुदाई फिर शुरू हो गई। तो इसमें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनका ये कहना है कि हम ये निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। कितना समय लगेगा ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी से, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ पे केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी पर जो है वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, तो सभी को निजता का भी अधिकार है। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति के निजी डेटा का प्रयोग करना, किसी एक व्यक्ति के तस्वीर, उसके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करना, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो इसके लिए एक नए सिरे से कानून लाने की ज़रूरत है। ठीक है, डीप फेक टेक्नोलॉजी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो मुख्य सूचना है उसको परिवर्तित कर देने की बात हो रही है। जो तीसरा हमारा आर्टिकल है इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे ही, वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो प्रवर्तन निदेशालय एक संस्था है जिसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये संगठन बेसिकली करता क्या है कि इस मामले को, ईडी की जो शक्तियां हैं वो कई एक्ट से इसको मिलती हैं। ठीक है, जो एक शक्ति इसको मिलती है वो फेमा एक्ट से मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो आया था 1999 में। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है, फेरा को रिप्लेस करके। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जो फेरा है उसको हटा के फेमा एक्ट आया था, ये 1973 में आया था। और फेमा एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। तो फेरा के तहत यदि कोई फॉरेन करेंसी का मिसयूज करता है, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट करने की जगह जो भारतीय मुद्राएं होती हैं उसका नकली या फेक मुद्रा का प्रयोग करता है, या करेंसी का यूँ कह लीजिए कि लॉन्ड्रिंग करता है, यानी कि ब्लैक मनी में कन्वर्ट करता है, तो इससे संबंधित अपराधों की भी जांच करता है जो फेमा के रूल्स का उल्लंघन करते हैं। दूसरा जो ईडी है, ये सुनवाई करता है धन शोधन निरोधक कानून का। ठीक है, धन शोधन निरोधक कानून का। तो इसी को लेकर विवाद बना हुआ है कि कैसे लोग अपनी जो मनी अर्जित किए रहते हैं, उस ब्लैक मनी, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि किसी ने संपत्ति बनाई है, किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई है, नई कंपनी शुरू की है, और यदि ये पता चले कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसने कमाया है, उसकी क्षमता से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब कि उसने कहीं ना कहीं से ब्लैक मनी कमाया होगा, तो इस पे जो है ईडी जांच करती है। तो इसी कानून, धन शोधन निरोधक कानून, जो कब आया था? 2002 में। धन शोधन निरोधक कानून के बारे में ईडी की शक्तियां कहाँ तक होंगी। ठीक है, ईडी की शक्तियां धन शोधन निरोधन कानून 2002 के तहत कहाँ तक होंगी, कहाँ तक इसको शक्ति प्राप्त होगी, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ सुनवाई करेगी। तो ये चीज़ें न्यूज़ में है। तो आपने याद रखना है कि ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये फेमा एक्ट के थ्रू जो भी प्रोविज़न यदि उसका उल्लंघन होता है तो जांच करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मीराबाई को लेकर है, और इसमें मैंने आपको बताया नहीं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक जो है वो परिसीमन आयोग को लेकर डिस्कस करेंगे, मीराबाई को लेकर डिस्कस करेंगे, और सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हमारे। तो सबसे पहले ये आर्टिकल पेज है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कानून है जो हाई कोर्ट का एम्स, हाँ ये रहा। चलो इसमें इसके बारे में बात करते हैं कि हाई कोर्ट का एम्स को आदेश है कि जो एक महिला हैं जो लगभग 26 सप्ताह उनकी प्रेगनेंसी को हो गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास गई, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे अबॉर्शन कराना है। तो यदि हम टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट देखें, क्या देखें? टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को देखें, तो इस एक्ट के थ्रू जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो है 24 सप्ताह। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और 0 से लेके 20 सप्ताह तक यदि वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो एक योग्य डॉक्टर के निर्देशन में अबॉर्शन करा सकती है। ठीक है,
यदि वो बच्चे में कोई कमी हो, महिला अस्वस्थ है, यदि वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रही है या असक्षम है, तो वो गर्भपात करा सकती है। दूसरा इसमें लिखा गया है कि यदि प्रेगनेंसी 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच में हो तो 2 योग्य डॉक्टर से कंसल्ट लेना होगा, उसके बाद ही अबॉर्शन होगा। इसमें 24 सप्ताह से ऊपर भ्रूण का अबॉर्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो महिलाएं 26 सप्ताह ये कह रही हैं कि मैं बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हूँ, तो डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर नैतिक दबाव होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अबॉर्शन के बाद भी बच्चा जीवित पैदा हो जाता है। तो ऐसे में नैतिकता हमारी ठेस होती है। तो इस चीज़ के लिए जांच टीम गठित हो गई कि वास्तव में ऐसा जो महिला कह रही है कि उसके साथ बच्चा पालने योग्य नहीं है या उसे अपनी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा है कि ये बस यूं ही हवा में तीर चला रही हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट याद रखोगे। जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 315 कहता है कि यदि किसी बच्चे को गर्भ में मारने की कोशिश की जाती है या उसे जिंदा पैदा करने से रोक दिया जाता है या उसे पैदा होने के बाद मारा जाता है, तो ये धारा 315 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स को भी लगता है कि यदि हम गर्भपात कर रहे हैं तो हम भी तो इसी अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ये टॉपिक है लेकर किसको, इस प्रेगनेंसी को लेकर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा है, इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आर्टिकल वाला पेज है जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन शुरू नहीं किया, और ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ठीक है, जो राजस्थान और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उसकी बात हो रही है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं समलैंगिक विवाह की बात। ठीक है, समलैंगिक विवाह का मतलब कि जब दो सेम सेक्स वाले लोग विवाह की बात करते हैं, जब दो सेक्स वाले लोग, समान सेक्स वाले लोग, महिला महिला, पुरुष पुरुष, थर्ड जेंडर, तो उसे कहते हैं समलैंगिक विवाह। तो पिछली बार जब 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जिसमें कम से कम 5 जजेज होते हैं। अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही है, केशवानंद भारती केस में 13 जज थे। ठीक है, तो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि जो समलैंगिक विवाह है, यदि हम भारतीय संविधान में विवाह के प्रावधान को देखें तो इसको देखते हुए समलैंगिक विवाह को विवाह का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और इसके संबंध में जो कानून बनेंगे, यदि दिया जाएगा तो जो कानून होंगे वो कानून बनाने का अधिकार संसद को है। पहली चीज़ इसने बोला था। दूसरा, इसी बेंच ने कहा था कि जो समलैंगिक जोड़े हैं जो विवाह कर चुके हैं उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ये लोग इसे मूल अधिकार का हनन होने के आधार पर दावा भी नहीं कर सकते। तो अब इसी चीज़ की सुनवाई 28 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। नई कमेटी की इसकी सुनवाई करेगी, तो देखते हैं क्या क्या वर्डिक्ट निकल के आता है। ठीक है, चलो अब आगे क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो हमारा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली जज महिला जज, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी लगभग 1982 में, फातिमा बीबी। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है, लगभग 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, और ये भारत की पहली महिला जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी 1982 नहीं 1983 में। ठीक है, सॉरी, ठीक, ये हो गया फातिमा बीबी सेल्टर। तो आपको बस छोटा सा फैक्ट है कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही है? मुख्य जज नहीं थी लेकिन जजों की पीठ में थी, तो फातिमा बीबी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समलैंगिक विवाह भी हमने डिस्कस कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का भी डिस्कस कर लिया, और उसके बाद कर्नाटक में एक योजना चली है, चिरंजीवी योजना। तो इस योजना के थ्रू जो लोग भी जिसको गुर्दा की प्रॉब्लम है या यकृत की प्रॉब्लम है या कैंसर है या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, तो उनका निःशुल्क उपचार हो रहा है। तो इसी को लेकर चुनावी मुद्दा चल रहा है राजस्थान में। तो ये अपने जो पक्ष है, सत्ता पक्ष, वो अपनी करतूतें गिना रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि कोई समय सीमा नहीं है। डिफेक्ट टेक्नोलॉजी भी मैंने डिस्कस कर लिया है, जो ये है। और लगातार चुनाव में अपशब्द कहने के आरोप में हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन तलब कर रही है। ये चीज़ें हैं। ईडी का मामला भी मैंने सुनवाई मैं भी सुप्रीम कोर्ट हो गई।
मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा ये जो गाजा में युद्ध विराम, मैंने कहा था ना कि गाजा, कल वाले ये आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको 4 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या स्थिति है, और जो लोग बंधक बनाए गए हैं दोनों पक्षों में उसको रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और गाजा का कहना है कि लगभग 13,300 लोग मारे गए हैं और 1,000 लोग तो लापता हैं, और मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो बड़ी चिंतनीय, बहुत दयनीय स्थिति है, दर्द भरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं जो चाइना है। चाइना में जब कोविड आया तो कोविड के बाद से निमोनिया का संक्रमण बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ये कहना है कि आप सही रिपोर्ट बताइए कि आपके यहाँ इस बीमारी की क्या स्थिति है, ताकि इस पे काम किया जा सके। ये जो निमोनिया के मामले में वृद्धि हो रही है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो यदि हम निमोनिया की बात करेंगे तो निमोनिया जो है वो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। ये लगातार, यदि आपको जुकाम हुआ रहता है, वायरल इन्फेक्शन, तो उससे भी ये निमोनिया का रूप ले लेता है। निमोनिया के तहत बच्चे के लंग्स प्रभावित होते हैं और ये लंबे समय तक रहता है, तो ब्लड में भी इसके संक्रमण पहुंच जाते हैं और ब्रेन को भी इफेक्टिव करते हैं। तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यदि लंबे समय तक इनका इन्फेक्शन बना रहता है तो ये निमोनिया का रूप ले लेते हैं बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में सहमति, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर का ये क्या कहना है। ठीक है, और इसमें ब्रिक्स को लेकर है कि क्या ब्रिक्स में इसको एक्सपेंड करना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल फ़िलिस्तीन मामले पे भी बोला है कि यहाँ पे 2 नेशन थियरी होनी चाहिए, को मान्यता देनी चाहिए और विश्व को मिलकर काम करना चाहिए। और यही सब चीज़ें हैं और कुछ खास तो है नहीं, इस वजह से इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये आज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जो ये आर्टिकल है वो कहता है कि जो विश्व हिंदू सम्मेलन है, आपको याद होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन जब 1893 में हुआ था, तो भारत की तरफ से शिकागो में हुआ था। भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी गए थे और उन्होंने जिस तरह से भारत को रिप्रेजेंट किया था, ये एक इतिहास ही दर्ज हो गया। और वैसे उसी तर्ज पर विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन होता है, और यह प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। ठीक है, तो इस बार जो हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहा है, और इसमें RSS के प्रमुख, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तो RSS प्रमुख मोहन भार्गव भी जाएंगे और इसके साथ यूपी के CM की भी जाने की संभावना है। और इस सम्मेलन में भारत के साथ साथ थाईलैंड में हो रहा है तो थाईलैंड शामिल ही होगा, केन्या भी शामिल है, केन्या के बाद ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया के बाद सूरीनाम, जर्मनी, न्यूजीलैंड और थाईलैंड जैसे देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये आप याद रखोगे कि जो विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। और इस बार इसका थीम रहा आयतनम जयस्य आयतनम धर्मः। इसका जो थीम या विषय वस्तु था वो है जयस्य आयतनम धर्मः। इसका मतलब है कि धर्म विजय का निवास है, धर्म विजय का निवास है, ये इसका थीम है। नेक्स्ट है हमारा जो आर्टिकल वो है ऑपरेशन सूर्य किरण। इसके पहले मैंने 2 और ऑपरेशन डिस्कस किए हैं। एक तो मैंने डिस्कस किया था मित्र शक्ति के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये किसके बीच में होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था वज्र प्रहार के बारे में, ये भी आप बताना किसके बीच में है और कहाँ हो रहा है। तीसरा आज हम बात कर रहे हैं सूर्य किरण, ये जो थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी, किन देशों की, भारत की और नेपाल की। कहाँ पे होगा ये जो युद्धाभ्यास है ये इस बार होगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और यह इसका 17वां संस्करण है। ठीक है, 17वां संस्करण, 16वां संस्करण नेपाल में हुआ था, 17वां संस्करण कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इसमें थल सेना पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारा मुकदमा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट पेज पे हम चलते हैं। हाँ, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है और
वैसे भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। दरअसल मीराबाई की 525वीं जयंती आई, ठीक है, मीराबाई की 525वीं जयंती आई, जिसपे मथुरा में प्राइम मिनिस्टर द्वारा 525 रुपये का क्वाइन भी जारी किया गया और एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1498 में और मृत्यु हुई थी 1547 में। और इनके जो गुरु थे वो थे रैदास, या जिनको कहा जाता है रविदास, ये इनके गुरु थे। और इनके पिता का नाम था पिता इनके थे रतन सिंह राठौर और इनकी माता का नाम था, मदर इनकी थी यशोदा राव, ठीक है, यशोदा राव। इनकी शादी हो गई थी भोजराज से। भोजराज कौन थे? भोजराज मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज कौन थे? मेवाड़ के राजा महाराजा सांगा के पुत्र थे। बचपन से ही इनका जो ध्यान था वो कृष्ण को समर्पित था, कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। फिर रैदास से मिलने के बाद और भी भक्ति का भूत चढ़ गया इनके ऊपर, तो शादी हुई तो तब भी ये भक्ति भाव में ही लीन रहा करती थी। जब इनके पति की मृत्यु हो गई तब भी इन्होंने अपना जो श्रृंगार था उसको नहीं उतारा। इनका कहना था कि भाई मैंने तो कृष्ण से शादी की है, इसलिए मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, तो इसका मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तो इनके पति का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय ये उपस्थित भी नहीं थी। उसके बाद जो इनके देवर थे विक्रमादित्य, इन्होंने इनको मारने के लिए जहर भी दिया, क्योंकि इससे इन लोगों के परिवार की बदनामी हो रही थी। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये द्वारिका चली गई, ठीक है। द्वारिका जहाँ पे जो कृष्ण से जुड़ा हुआ था, तो द्वारिका में इनकी बहुत इज्जत होती थी, इनको लोग माता के समान पूजते थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये हो गया कि इनके बारे में मीराबाई से संबंधित चीज़ें। और मथुरा में ही इनके लिए वो डाक टिकट और कॉइन्स जारी किए गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मध्यकाल की कवि थी और 16वीं शताब्दी में थी। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस कर लिया एक और आर्टिकल है, ये शायद हमारा लास्ट आर्टिकल होगा। इसमें क्या है कि ये न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो नए सिरे से परिसीमन आयोग का गठन करे, क्योंकि इनके पास एक याचिका गई है जिसमें सिक्किम में रहने वाले लिम्बू जनजाति, ठीक है, सिक्किम में रहने वाले लिम्बू जनजाति और वेस्ट बंगाल में रहने वाले तमांग जनजाति का कहना है कि इनका जो सीट है और इनका जो प्रतिनिधि का अनुपात है उस पर फिर से काम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो परिसीमन गठन हुआ था वो 2002 में हुआ था, काफ़ी समय हो चुका है, तो नई जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। तो आप फिर से परिसीमन आयोग का गठन करें, केंद्र सरकार को ऐसा कहिए। तो अब परिसीमन आयोग के बारे में बात करते हैं। परिसीमन आयोग क्या है? जब हमारी सिस्टम की बात, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कानून बनाने वाली संस्था जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र और राज्य में संघीय व्यवस्था के तहत। तो लोकसभा में जो सीटें रखी गई 552 सीटें रखी गई, जो नॉमिनेशन को हटा दीजिए तो 550, और विधानसभा में सभी राज्यों के लिए अलग अलग सीटें। अब इन सीटों को लोगों के अनुपात में किस तरह से डिवाइड किया जाए, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, जिससे कि राज्यों के बीच में या प्रतिनिधियों के बीच में या निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में ज़्यादा अंतर ना रहे। तो इसके लिए प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना चूँकि संसद ने डिसाइड कर दिया सीट, अब जनगणना से पता चलेगा कि हमारे देश में या राज्य में कुल कितने लोग हैं। तो इससे संख्या पता चल गई, तो संख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा करके निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। तो इसके लिए जो पहला जो परिसीमन हुआ, तो आप समझ ही सकते हैं आज़ादी के बाद ही होगा। तो 1951 में आज़ादी के बाद पहली गणना हुई, तो 1952 में पहला परिसीमन गठन हुआ। उसके बाद 1961 में, क्योंकि हमारे यहाँ 10 वर्षीय जनगणना होती है 10 वर्ष पे, 1962 में परिसीमन। फिर 1971 में जनगणना हुई तो 1972 में परिसीमन। फिर 2001 में जनगणना हुई तो 2002 में परिसीमन। 1971 में जो शरणार्थियों की समस्या थी बांग्लादेश से, उससे जनसंख्या में बहुत परिवर्तन आया, तो इंदिरा गांधी ने फिर परिसीमन नहीं करवाया। फिर 2002 तक परिसीमन को रोक दिया गया, 2002 में परिसीमन हुआ। उसके बाद से 2011 की जनगणना हुई, 2021 की जनगणना के बाद परिसीमन होना था, जो अभी तक हुआ नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर से ऐसा करिए। ये हो गया परिसीमन कब कब गठन हुआ। अब परिसीमन क्या होता है मैंने बता दिया। परिसीमन कौन करता है? परिसीमन के लिए एक आयोग होता है जिसे कहते हैं परिसीमन आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
अब ये आयोग जो है किस आर्टिकल के थ्रू नियुक्त होता है? ये आर्टिकल 82 के तहत केंद्र सरकार नियुक्त करती है परिसीमन आयोग को। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 81 जब देखेंगे तो आर्टिकल 81 में लोकसभा में कितनी सीटें हैं वो डिसाइड होता है। आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा में कितनी सीटें होंगी ये डिसाइड होता है। तो 82 के तहत परिसीमन इन सीटों का जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड करके निर्वाचन क्षेत्र का गठन करता है। ये हो गया परिसीमन से संबंधित चीज़ें। तो इसी चीज़ों को लेकर बात चल रही है। और जम्मू कश्मीर में अभी आप सुने होंगे, जब भी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना है तो उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर परिसीमन आयोग गठन होने वाला है। तो ये भी न्यूज़ में बना रहता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो एक छोटा सा न्यूज़ ये था कि कर्नाटक में इन दिनों कंभाला भैंसा दौड़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंभाला भैंसा दौड़। जिस प्रकार से तमिलनाडु में जल्ली कट्टू होता है जिसमें वो बैल को दौड़ाते हैं लोग, कंपटीशन होते हैं, जॉयफुल आनंद लेते हैं लोग, वैसे ही कंभाला भैंसा दौड़ कर्नाटक में होता है, जैसे कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। इसकी तैयारी शुरू हो गई है कंभाला की। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली? तो हमने डिस्कस कर लिया पहला कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं फातिमा बीबी, फर्स्ट जज, उनका निधन हुआ। दूसरा हमने डिस्कस किया समलैंगिक विवाह से संबंधित आर्टिकल। तीसरा हमने डिस्कस कर लिया कंभाला दौड़ जल्लीकट्टू। चौथा हमने डिस्कस कर लिया विश्व हिंदी सम्मेलन। पांचवा हमने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज सूर्य किरण। छठा हमने डिस्कस कर लिया मीराबाई के बारे में। जो सातवां है वो हमने डिस्कस कर लिया परिसीमन के बारे में। आठवां हमने डिस्कस कर लिया प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी के बारे में। उसके बाद लास्ट हमने डिस्कस कर लिया एक और टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। बहुत सारे आर्टिकल हमने डिस्कस किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।